दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी सीजीएल 20 जुलाई थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था आपका, भारत में कहाँ से कहाँ तक पहली बार ट्रेन चली थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर, बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी तय करती हुई थी। इसमें 400 लोग सवार थे। भारत में रेलवे की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। विश्व में पहली बार ट्रेन कब चली थी? 1825 ईस्वी में लंदन में चली थी। वर्तमान में भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद आकार के हिसाब से दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का प्रबंधन करता है भारत। एनी बेसेंट का संबंध किस समाज से था? एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाजवादी थियोसॉफिस्ट, महिला अधिकारी, कार्यकर्ता, लेखक, वक्ता, राजनीतिक दल के सदस्य, शिक्षाविद और परोपकारी थी। मानव स्वतंत्रता की चैंपियन के रूप में मानी जाने वाली वह आयरिश और भारतीय स्वशासन दोनों की प्रबल समर्थक थी। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बहुराष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई और होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने की थी मद्रास में। एक पूछा था, बांग्लादेश में कुल कितनी नदियां बहती है? बांग्लादेश में नदियों की लगभग 700 है। बांग्लादेश की कुछ प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्रा, गंगा, सुमा, अतरी, रेडक, महानंदा, तीस्ता, कर्णफूली, मेघना, बंसी, ये सभी बांग्लादेश की नदियां हैं। नदियों के प्रवाह को 5 प्रमुख नदियां नेटवर्क में विभाजित किया जा सकता है। पद और इसकी डेल्टीय धाराएं, मेघना और सुरमा नदी प्रणाली, जमुना और उसके आसपास के जलग्रीवा, उत्तर बंगला की नदियां और चटगांव पहाड़ियां की नदियां और उससे सटे मैदान। कर्नाटक के किस जिले को कॉफ़ी की भूमि के नाम से जाना जाता है? चिक्कमगलूर जिला भारत के कॉफ़ी बोर्ड के मुख्यालय है, जिन्हें कर्नाटक राज्य के भीतर दिखाया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री में पीडीएफ आपको 14 जुलाई से 19 जुलाई तक के दिए जाएंगे। एक पूछा था, 35वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? 35वां राष्ट्रीय खेल आपका केरल के द्वारा मेजबानी की गई। शुभंकर थे अम्मू द ग्रेट हॉर्नबिल। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल जो महोत्सव है 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, 10 दिनों के लिए। सिवाय में 91 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही। भारत का 2021 का राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ में आयोजित करने की योजना थी। भारत का 2022 का राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित करने थी। भारत का 2023 राष्ट्रीय खेल मेघालय में आयोजित करने की योजना है। एक पूछा गया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कौन भाग लिया था? इस सम्मेलन में प्यारेलाल नैयर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई और भीमराव अंबेडकर सहित 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। नवंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी, रंगन स्वामी अयंगर, मदन मोहन मालवीय। शोषित वर्ग के प्रतिनिधि थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महिला प्रतिनिधि थी सरोजिनी नायडू। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था। दूसरा आपका 1931 गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीसरा आपका 1932 में हुआ था। गांधी जी और कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और सभी 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। एक पूछा था, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए 5 प्रकार के न्यायिक आदेश होते हैं। पहला आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, नज़रबंदी। ये सभी 5 प्रकार के
परमादेश है। एक पूछा तो मेघालय में वन किस प्रकार के? सदाबहार वनों और झरनों के बेहतरीन दृश्यों और विशेष वनस्पति और जैव विविधता वाला राज्य है। एक पूछा गया था छुट्टियों कब से शुरुआत हुई थी? तीसरी योजना की बुरी विफलता के कारण सरकार का योजना अवकाश 1966, 67, 67, 68 और 68, 69 तक घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच की अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजना तैयार हो गई थी। योजना छुट्टियों के मुख्य कारण युद्ध, संसाधनों की कमी और मुद्रास्फीति में वृद्धि थी। एक पूछा गया पंचम दा के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? राहुल देव बर्मन को जाना जाता है। राहुल देव बर्मन 27 जून 1939 से 4 जून 1949 हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त? कालिदास 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कालिदास का विकास हुआ। कालिदास 2 महाकाव्यों के लेखक हैं। रघुवंश, कुमार संभव, देव पार्वती और शिव के पुत्र का जन्म। भभूति भारत के 8वीं शताब्दी के विद्वान जो अपने नाटकों और कविता के लिए प्रसिद्ध थे, जो संस्कृत में लिखे गए थे। ऐसा माना जाता है वह कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र के चाणक्य परीक्षण नियमावली माना जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने चंद्रगुप्त को एक नागरिक, एक सम्राट के रूप में बदल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी पर कब बैठा? 322 ईस्वी पर घनानंद को हरा के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 ईस्वी में। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत ही आपका मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। एक पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अर्पणा सतीशन को। अर्पणा को शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनकी असाधारण प्रतिभा दुनिया भर में कुचिपुड़ी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए नृत्य शिरोमणि पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अर्पणा सतीशन भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी के नृत्यांगना है। एक पूछा गया जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी आपका प्रत्यक्ष कर है। यह टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी को भारत के संविधान का 101 संविधान संशोधन है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आपका असम है। एक पूछा गया राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग की स्थापना राज्य लोक सेवा आयोग के नाम से की गई थी। भारत के संविधान में इसे स्वायत्त निकायों के रूप में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन थी? नेत्रा कुमानन। मुसाना ओपन चैंपियनशिप के दौरान नेत्रा कुमारन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। उभरते सितारे फंड को अगस्त 2021 में किसने स्पॉन्सर्ड किया? एक्सिस बैंक और सिडबी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह उभरते सितारे फंड की घोषणा की, वह दरअसल पिछले साल उनके बजट भाषण के उभरते सितारे कार्यक्रम का ही एक रूप है। उभरते सितारे फंड एक्सपोर्ट से जुड़ी यूनिट्स में इक्विटी जैसे किसी टूल के माध्यम से निवेश करेगी। इसमें मैन्युफैक्चर या सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्र को निर्यात उन्मुखी इकाइयाँ शामिल होगी। ये फंड देश भर में एक्सपोर्ट से जुड़ी ऐसी इकाइयों की मदद करेगी जिनमें भविष्य का चैंपियन बनने की क्षमता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।